हेलो फ्रेंड्स, अभियान सिविल सर्विसेज के प्लेटफॉर्म पे आपका एक वार्म वेलकम है। माय नेम इज़ आलोक सिंह और आज आपके साथ हम एक नई इनिशिएटिव लॉन्च करने जा रहे हैं जिसमें कि हम द हिंदू के कुछ इम्पॉर्टेंट एडिटोरियल्स जो आपके एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से और जीएस के सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वाइट रिलेवेंट एंड इम्पॉर्टेंट हैं। बिसाइड्स दैट डिस्कशन हम आपके साथ जो है कुछ इस डिस्कशन के बाद कुछ क्वेश्चंस अराउंड 1 और 2 जो है पुटअप करेंगे जिस पे आप अपनी मॉडल आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर सको। और फिर लेटर हम एक वीडियो सीरीज़ लॉन्च करेंगे जिसमें हमको बताएंगे कि आंसर्स का अप्रोच क्या होना चाहिए और आंसर की फ्रेमिंग क्या होनी चाहिए ताकि एक होलिस्टिक व्यू आपके आंसर का बिल्डअप हो सके। तो लेट्स बिगिन। आज हम 2 आर्टिकल्स डिस्कस करने वाले हैं जिसमें सबसे पहला आर्टिकल जो है आपके पेपर 2 और पेपर 1 दोनों से ही जीएस के पेपर 1 और पेपर 2 दोनों से ही रिलेटेड है, जो कि सॉफ्ट पावर दैट रेस एवरी कंट्री वांट्स टू विन। एंड द सेकंड आर्टिकल दैट इज़ रिलेटेड टू योर जीएस पेपर 2 एक टिपिकल आईआर का टॉपिक है जो कि मल्टीलेटरलिज्म से रिलेटेड है और क्वाइट इम्पॉर्टेंट एंड हॉट टॉपिक है। सो लेट्स बिगिन गाइज। तो सबसे पहले आर्टिकल को डिस्कस करने से पहले जो कि सॉफ्ट पावर पे बेस है, उससे पहले एक आपकी ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि सॉफ्ट पावर होते क्या हैं। और सॉफ्ट पावर की अंडरस्टैंडिंग से पहले आपको ये अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि हार्ड पावर्स क्या होते हैं, राइट। तो हार्ड पावर जनरली ये होते हैं कि एक 20th सेंचुरी में कंसेप्ट था किसी भी कंट्री की माइटी को रिप्रेजेंट करने के लिए उसकी जो आर्मी, वॉर वेपन्स और टैक्टिकल जो भी उनके वॉर वेपन्स हैं, स्टैंडिंग आर्मी, नेवल फ्लीट्स, इनका स्ट्रॉन्ग होना बहुत ही ज़रूरी था। इससे क्या होता था कि उनकी एक फियरफुल फैक्टर्स ग्लोबली क्रिएट होती थी और उन पर कोई भी कंट्री इन्वेड करने से पहले या कुछ भी एडवर्स एक्शन लेने से पहले 1000 टाइम्स सोचती थी। पर ये जो हार्ड पावर्स हैं दे आर लाइक एक्सटर्नल फैक्टर सर्व करते हैं किसी चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए, पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी नहीं बिल्डअप करते। और आप देखते हो वॉर इज़ नेवर अ कंक्लूसिव सिचुएशन, हमेशा डिज़ास्टर, लॉस ऑफ लाइफ, ह्यूमन बिल्ड, यही सारा कुछ होता है। तो एक पीपल टू पीपल जो है एक बेटर बॉन्ड नहीं डेवलप होता है। बट ऑफ अ रीसेंट जो है हम सॉफ्ट पावर पे डिप्लोमेसी ने काफ़ी फोकस किया है, जिस सॉफ्ट पावर का यूटिलाइजेशन करके डिप्लोमेसी में हम क्या होता है कि एक बेटर पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी बिल्डअप कर पाते हैं और एक क्वाइट अ सस्टेनेबल और बेटर अप्रोच रहा है। अब सॉफ्ट पावर क्या होती हैं, ये कोई इंटेंजिबल जनरली अप्रोच होता है, जैसे कि किसी कंट्री का कल्चर। फॉर एग्जांपल आप इंडिया ले लो, इंडिया का कल्चर, रिलीजन, हिंदुइज़्म जैसे है आपका, फेस्टिवल्स, बॉलीवुड मूवीज़ या फिर स्पोर्ट्स इवेंट्स, ये सारे जो भी आपके कोर डोमेन्स है इनका यूटिलाइजेशन करके आप ग्लोबली अपनी एक सेपरेट इमेज बनाते हो। अगर ये फंक्शंस आपकी एक पॉजिटिव लाइमलाइट में आपको लेके आते हैं जिससे कि एक बेटर इमेज आपकी क्रिएट होती है, तो ये आर्टिकल जो है इसी सॉफ्ट पावर पर डिस्कशन पे बेस्ड है। और मोर पर्टिकुलरली ये आर्टिकल जो है स्पोर्ट्स पे बेस्ड है एंड टू बी प्रिसाइज ओलंपिक्स, कि ओलंपिक्स में हम परफॉर्म करके अपने कंट्री का इमेज कैसे अप कर सकते हैं, राइट। तो सबसे पहले जो आर्टिकल डिस्कस कर रहा है उसमें एक अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं जोसेफ नाइट जूनियर, जिन्होंने सॉफ्ट पावर को डिफाइन किया है एज अ पावर ऑफ अट्रैक्शन थ्रू कल्चर, पॉलिटिकल आइडियाज एंड पॉलिसीज रेदर देन कोअर्शन दैट मिलिट्री हार्ड पावर एग्जिबिट। तो इन्होंने जो है सॉफ्ट पावर को डिफाइन करने की कोशिश की है। और जैसा कि मैंने डिस्कस किया कि इन सॉफ्ट पावर का यूटिलाइजेशन अपनी इमेज, नेशन की इमेज बिल्डिंग के तरफ किया जा रहा है। और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है कि जो स्मॉलर नेशंस हैं जो इन हार्ड पावर को नहीं डेवलप कर सकते, दे आर फोकसिंग ऑन सॉफ्ट पावर। और उन्होंने जो अपना एक इंक्रीज इंटरेस्ट शो किया है इन एलाइड स्पोर्ट्स में इन्वेस्ट करने का। दे आर इन्वेस्टिंग मोर इन दिस स्पोर्ट्स कि उनकी कंट्री की जो डेमोग्राफी है इसमें अच्छा परफॉर्म करे और इंटरनेशनल स्पोर्टिंग इवेंट्स पे परफॉर्म करके मेडल्स ला के एक अपनी इमेज बूस्टिंग कर सके, जिससे कि उनको एक ग्लोबल रिकग्निशन मिले, राइट। जैसे नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड या फिर न्यूजीलैंड, आप देखते हो छोटी छोटी कंट्रीज़ है जो कि स्पोर्ट्स इवेंट में कितना अच्छा परफॉर्म करती हैं। सेकेंड जो ऑफर रिसेंट आपने देखा है कि
अभी रिसेंट में टोक्यो ओलंपिक्स हुए और बर्मिंघम का जो है कॉमनवेल्थ गेम हुआ, जिसमें इंडिया ने अपने स्पोर्ट्स में काफ़ी रेदर देन हिस्टोरिकल जो परफॉर्मेंसेस देखेंगे तो इसमें काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है और इंडिया को एक पॉजिटिव लाइमलाइट में लेके आए हैं कि दे आर अपस्केलिंग, एक अलग ही डोमिनेंस क्रिएट हो रहा है इंडिया का। कॉमनवेल्थ गेम में आपने देखा कि अमंग टॉप 5 कहाँ वो टॉप 20-30 ऐसे में मतलब उनकी रैंकिंग होती थी, पर कॉमनवेल्थ गेम में आपने देखा है कि टॉप 5 में, ओलंपिक्स में भी दे हैव वोन लाइक 7 मेडल्स। दूसरा जो सबसे स्टार परफॉर्मर थे ओलंपिक्स में नीरज चोपड़ा थे, जो एक जैवलिन थ्रो है, एक हाउस होल्ड नेम अब बन चुके हैं, सिर्फ इंडिया में नहीं है, अक्रॉस द वर्ल्ड। और मोर पर्टिकुलरली आप देखोगे पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में इनकी कितनी वाहवाही हो रही है। दे आर वेरी मच ईगर टू नो अबाउट कि नीरज चोपड़ा की हैबिट क्या है, हाउ इज़ इट परफॉर्मिंग, हाउ इज़ इट ट्रेनिंग। तो ये जो है परफॉर्मेंसेज जो इन इवेंट्स में होते हैं आपकी कंट्री की इमेज को बहुत ही ज़्यादा बूस्टअप करते हैं, राइट। और उससे क्या होता है कि आपकी कंट्री को एक प्राइड मिलता है और कंट्री की जो है सॉफ्ट पावर को ग्लोबल स्टेज पे रिप्रेजेंट करने का मौका मिलता है, जिससे कि आपकी कंट्री का जो है एक साइकोलॉजिकल डोमिनेंस होता है, जो कि एक बेटर जियो पॉलिटिकल एक्टर के फॉर्म में उभर के आती है। आप इंडिया का ही पर्सपेक्टिव ले लो, साउथ एशियन रीजन में जो है या फिर एशियन रीजन में एक उभरता हुआ जियो पॉलिटिकल एक्टर है और एवरीबडी इज़ वॉचिंग, राइट फ्रॉम क्रिकेट या फिर अदर स्पोर्टिंग इवेंट्स ले लो, जिसमें जो इंडिया इज़ परफॉर्मिंग वेल एंड एवरीबडी इज़ ईगर कि इंडिया का असिस्मेंट मिल जाए और इंडिया को ऐसा रोल मॉडल देख रहा है, राइट। तो ये सारा कुछ जो है सॉफ्ट पावर का एम्फेसिस है। नेक्स्ट जो डिस्कशन है कि सॉफ्ट पावर क्या क्या हेल्प करता है, ऐसा तो माना गया, लेकिन कोई भी ऐसा इंडिविजुअल सर्वे नहीं हुआ था जो इस बात को प्रूव कर सके। तो शंघाई कैंपस ऑफ बिजनेस स्कूल के एक प्रोफेसर है डोंगफेंग लीव, उन्होंने एक सर्वे किया जिसमें उन्होंने फ्रेंच सिटीजन्स को इंट्रोगेट किया और उन्होंने जो चाइना के परफॉर्मेंस को ओलंपिक्स में जो चाइनीज़ ने परफॉर्म किया उसको डिस्कस किया और उन्होंने ये जानने की कोशिश की कि इसका इम्पैक्ट इन फ्रेंच सिटीजन्स पे क्या पाया। और ही वॉज क्वाइट सेटिस्फाइड कि जो उनका जो एंड गोल है, उन्होंने देखा कि एक कंट्री की ओलंपिक अचीवमेंट जो है एक पॉजिटिव इफेक्ट क्रिएट करती है एक नेशन के सॉफ्ट पावर में। यानी कि उन्होंने देखा अगर चाइना की डिस्कशन कर रहे हैं तो फ्रेंच सिटीजन्स के बीच में चाइना का काफ़ी पॉजिटिव इमेज बिल्डअप हुआ है। प्रोवाइडेड दैट उन्होंने कैविएट यानी कि एक चेतावनी टाइप दी कि चाइना एक कम्युनिस्ट कंट्री है और कम्युनिस्ट कंट्री होने के बिकॉज ऑफ बीइंग अ कम्युनिस्ट कंट्री ग्लोबली जो है एक प्रेजुडिस्ड है, एक बायस्ड व्यू है चाइना के अगेंस्ट में कि चाइना अपनी माइनॉरिटी राइट्स को प्रोटेक्ट नहीं करता है और पुअर ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड हैं, जो कि उसकी पॉजिटिव परसेप्शन को लो करता है और इट कीप्स चाइना इन अ नेगेटिव लाइमलाइट। और सेम सिचुएशन रशिया और नॉर्थ कोरिया जैसी कंट्रीज़ पर भी है। लेकिन इसमें एक सिल्वर लाइनिंग उन्होंने इंडिया के लिए ये दी थी कि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो उस इंडिया को जो है इन फैक्टर्स के लिए परेशान नहीं होना है और ये फैक्टर्स जो हैं इंडिया को काफ़ी असिस्ट करेंगे एक ब्रांड बिल्डिंग के लिए, राइट। लेकिन इंडिया की अपनी एक लिमिटेशंस है जिसको वो चाइना से लर्न कर सकता है। व्हाट इट नीड्स टू लर्न कि चाइना ने अपनी सुपीरियरिटी जो स्पोर्ट्स में है उसको पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी बनाने में जो है अदर कंट्रीज़ के साथ काफ़ी यूटिलाइज की है। जस्ट फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो कि जो एथलीट्स अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं सच एस मैडागास्कर, दे आर ट्रेंड इन चाइना फॉर स्पोर्टिंग इवेंट्स लाइक स्विमिंग, बैडमिंटन एंड टेबल टेनिस। चाइना इन स्पोर्ट इवेंट्स में काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है, तो उस बिहाफ पे जो कुछ कंट्रीज़ के साथ उसने जो है MOUs साइन किए हुए हैं। फॉर एग्जांपल मैडागास्कर जैसे बताया हुआ है, जिसमें वो मैडागास्कर के सिटीजन्स को जो है इन स्पोर्टिंग इवेंट्स में ट्रेन करता है और इसका रिजल्टेंट ये है कि एक चाइना का बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट वहाँ की अफ्रीकन पॉपुलेशन पे बिल्डअप हो रहा है कि चाइना इज़ हेल्पिंग अस, और उससे जो है एक बेटर कॉर्डियल रिलेशन चाइना और इन कंट्रीज़ के बीच में बिल्डअप होता है। नेक्स्ट इसमें दिया है कि चाइना ने सिर्फ अपने यहाँ ही ट्रेन नहीं किया है, रेदर देन मेमोरियम एक MOU साइन किया है केनिया के साथ। जो भी कंट्रीज किसी भी स्पोर्टिंग इवेंट में स्पेशलाइज करते हैं जो कि चाइना के रनर्स को जो है ट्रेन करेगा। केनियंस आर क्वाइट गुड इन रनिंग। आप देखते हो 100 मीटर रेस या रिले रेस जो है जनरली जो है अफ्रीकन ओरिजिन के ही प्लेयर्स जीतते हैं, तो चाइना अपने प्लेयर्स को जो यहाँ पर ट्रेन करता है और इसका ओवरऑल इम्पैक्ट सिर्फ
ओलंपिक्स में जीतना ही नहीं, लेकिन एक एंड गोल जो है, एक साइड एक्सटर्नलिटी होती है कि पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी और एक कंट्री की पॉजिटिव इमेज जो है बिल्डअप होती है। ये सारी बातें तो हुई, लेकिन अब तक का जो हम इंडिया का परफॉर्मेंस देखेंगे, जो कि उसको क्लब किया गया टोटोटाइज, यानी कि कछुआ चाल चला है टोटोटाइज की तरफ, बहुत ही स्लो, बहुत ही डल मतलब इम्पैक्ट रहा है। थोड़ी सी भी मतलब मेडल्स हम जीत जाते हैं तो मीडिया में काफ़ी ह्यू एंड क्राई मच जाता है कि बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे कि टोक्यो ओलंपिक्स में हमने 7 मेडल जीते, जो कि मोस्ट डेकोरेटेड, वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंसेस में कंसिडर होता है। लेकिन इस पर जो है एक हिडन क्लॉज ये है कि जो पॉपुलेशन टू मेडल रेशियो है इंडिया का, वो बहुत ही स्क्वीड है, बहुत ही पुअर है। रदर देन कंपेयर करो आप जो स्मॉलर कंट्रीज, उनकी कम पॉपुलेशन और 20-30 मेडल जीत जाता है। आप ऑस्ट्रेलिया की माइकल फेल्प्स को ही देख लो, जो है स्विमर है, वो अलोन जो है अराउंड 20 मेडल्स जो है स्विमिंग में अकेले ही जीत जाते हैं। आप सोचो एक कंट्री जिसकी मोर देन 135 बिलियन पॉपुलेशन है, 1.35 बिलियन पॉपुलेशन है, और उसमें जो है सिर्फ 7 मेडल लेके दे आर विनिंग, तो बहुत ही स्क्वीड और डल परफॉर्मेंस इसको माना जाएगा। और इस पर सबसे बड़ा कंसिडरेशन ये देखो आप, 1900 जब से ओलंपिक्स का ओरिजिन हुआ और अभी 2022 हो चुका, और हर साल में 4 साल में एक बार जो ओलंपिक्स इवेंट होते हैं, तो अराउंड आप समझ लो ऐसे 25 ओलंपिक्स इवेंट हो चुके हैं, जिसमें इंडिया ने अभी तक एट एन एवरेज 35 मेडल्स ऑफ टोटल जो जीता है। यानी कि पर ओलंपिक मेडल्स में आप 1 पॉइंट समथिंग जो है आप समझो कि इंडिया इज़ विनिंग दैट मेडल। तो बहुत ही स्क्वीड और बहुत ही वो मतलब स्लो परफॉर्मेंस है, इतना कुछ वो नहीं है, मतलब बेटर ऑप्टिमिज्म इसके उस पर हम फिगर आउट नहीं कर सकते हैं। और उसके पीछे जो रीज़न बताया गया है कि लो एंड स्कैंट एक्सपोजर ऑफ इंडियन स्पोर्ट्स एट एलिमेंट्री स्कूल लेवल, यानी कि बच्चों का जो एक्सपोजर है प्राइमरी लेवल ऑफ द स्कूल में जो स्पोर्ट्स की तरफ बहुत ही कम है। ऐसा ओपिनियन भी इंडियन साइकोलॉजी में है, पढ़ोगे लिखोगे होगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, राइट। तो स्पोर्ट्स को एक नेगेटिव लाइमलाइट में देखा गया है, तो जो कि बच्चे जो है अपने आप को उतना एक्सपोज नहीं कर पाते, जिससे कि एक टैलेंटेड पूल उभर के नहीं आ पाता है, राइट। अब इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट में कुछ एफर्ट्स डाले। 2014 में जो है एनडीए की गवर्नमेंट आई, जिसमें उन्होंने ओलंपिक्स की परफॉर्मेंस को देखा और काफ़ी मतलब इनको लगा कि यार इंडिया इज़ नॉट परफॉर्मिंग वेल, तो एक स्कीम लेके आए, टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम, राइट, जिसमें कि इंडियन एथलीट्स के परफॉर्मेंसेस को एट ओलंपिक्स एंड पैरालंपिक्स में इम्प्रूव करने का एक विजन रखा गया। और इस स्कीम के तहत जो एथलीट्स को मॉनेटरी असिस्टेंट्स अलॉन्ग विद द ट्रेनिंग फ्रॉम द बेस्ट कोचेस, यानी कि इन एथलीट्स को वर्ल्ड के बेस्ट कोचेस के थ्रू, आप नीरज चोपड़ा को ही देख लो, उनकी जो ट्रेनिंग हुई थी वर्ल्ड के बेस्ट कोच के थ्रू हुई थी। बिसाइड्स इंडिया में ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर या इन्वायरमेंट नहीं बिल्डअप हो सकता, तो इस स्कीम के थ्रू जो मेजॉरिटी ऑफ द प्लेयर जो फिगर लिस्ट आउट हुए थे, उनको वर्ल्ड की बेस्ट प्लेसेस में, अगर वो यूरोप में बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है तो वहाँ पे उनको जो है ट्रेन किया गया और उनको मॉनेटरी असिस्टेंट दी गई। बिसाइड्स दैट इन स्पोर्टिंग इवेंट्स में हमेशा एक फिजिकल इंजरीज होती हैं, तो फिजियोथेरेपिस्ट का जो है असिस्मेंट इन एथलीट्स को इस स्कीम के थ्रू दिया गया। नेक्स्ट टारगेट जो है ग्रेजुअल सक्सेस इन एट्रीब्यूटेड सच पॉलिसी, इन्हीं पॉलिसीज़ की वजह से जो है ऑफ रिसेंट जो आप कॉमनवेल्थ गेम में या ओलंपिक्स में देख रहे हो, जो मेडल की टैली अप हुई है, एक बहुत बड़ा रीज़न है कि ये स्कीम ने जो है बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है। नेक्स्ट जो है नीति आयोग ने अपनी एक रिपोर्ट 2016 में लॉन्च की थी, जिसमें उन्होंने 20 एक्शन प्लान टू इंडियाज़ इम्प्रूव इंडियाज़ ओलंपिक परफॉर्मेंस, उन्होंने एक 20 एक्शन प्लान डिवाइस अप किया था जो कि इंडिया की ओलंपिक परफॉर्मेंस में अपने आप को इम्प्रूव कर सके। और रिपोर्ट ने एक फ्लॉ पॉइंट आउट किया कि इंडिया में जो है फेवरेबल इन्वायरमेंट अभी भी इन स्पोर्टिंग इवेंट्स के लिए नहीं है, और उन्होंने इसके लिए रिकमेंड किया था कि एफर्ट नीड्स टू बी मेड एट द फैमिली लेवल, स्कूल लेवल एंड रिकग्नाइज एकेडमिक्स अलॉन्ग विद द स्टेट एंड नेशनल लेवल्स, यानी कि इन लेवल्स पे जो है काफ़ी एफर्ट डालने की ज़रूरत है ताकि एक साइकोलॉजिकल चेंज आए और मोर नंबर ऑफ टैलेंटेड पूल जो है स्पोर्ट्स को एम्ब्रेस कर सके। अब इन सारी चीज़ों की तो बात अब हुई, लेकिन अब इश्यूज़ के एसोसिएटेड हैं जिसके वजह से जो है
इंडिया इज़ नॉट परफॉर्मिंग वेल इन दीज स्पोर्टिंग इवेंट। तो सबसे पहले तो कॉम्पिटेंट कोचेस की कमी है। दूसरा जो है एडिक्वेट फंडिंग। अभी आपने 3-4 दिन पहले ही देखा था यूपी में कुछ कबड्डी प्लेयर्स हैं, पोस्ट मैच दे वर हैविंग देयर लंच इन द मेंस टॉयलेट। उनके मेंस टॉयलेट के जो रूम है उसमें जो उनको कैटरिंग सर्विसेज फूड के लिए प्रोवाइड की जा सकती है। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कितनी लो फंडिंग होगी या कितना पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। बिसाइड दैट मोर एकेडमिक स्टिल रिमेन्स अ मेजर इशूज़। इंडिविजुअल्स का एम्फेसिस एकेडमिक्स पढ़ाई की तरफ ज़्यादा है रेदर देन स्पोर्ट्स की तरफ उतना मतलब एम्फेसिस नहीं दिया गया है। और जो मॉनेटरी असिस्टेंट की बात अगर चाइना से हम कंपेयर करें तो इंडिया अराउंड 3 पैसा पर डे पर कैपिटा अपने जो है सिटीजन्स पे इन्वेस्ट करता हूँ पर्टिकुलरली ऑन स्पोर्ट्स। रेदर चाइना से अगर कंपेयर करें जो कि 6.1 रुपीज़ पर डे पर कैपिटा इन्वेस्ट करते हो, तो आप समझ सकते हो कितने 100 टाइम्स का डिफरेंस अब क्रिएट होता है मॉनेटरी असिस्टेंट में इंडिया और चाइना की अगर हम बात करें तो। जबकि दोनों की पॉपुलेशन ऑलमोस्ट सेम है, इंडिया जो है इनकी पॉपुलेशन को अभी ओवरटेक करने वाला है। तो ये तो इश्यूज़ हुए। और उसके पीछे लॉजिक क्या है कि हाउ एवर मेगा स्पोर्ट्स इवेंट्स प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू से कल्चरल शोकेस कल्चरल वैल्यूज़ एंड ट्रेडिशंस ऑफ द कंट्री। ये जो मेगा इवेंट्स होते हैं ये एक मैंने जैसे प्रीवियसली डिस्कस किया है कि एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं जिससे आप अपनी कंट्री की कल्चर वैल्यूज़ और ट्रेडिशंस को जो है रिप्रेजेंट कर सको। फॉर दैट एग्जांपल आप टोक्यो ओलंपिक्स की बात करें तो 3.05 बिलियन ऑफ पीपल ने जो है इनकी जो है मेगा इवेंट्स को जो ओलंपिक्स की हुई थी उसको वॉचअप किया। तो माइंड यू कि वर्ल्ड में जो है 7 बिलियन पॉपुलेशन है। आप सोचो 3 बिलियन ऑफ पीपल जो है इस इवेंट को वॉचअप कर रहे हैं, यानी कि मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड वाज वाचिंग दिस इवेंट। तो अब कितना बड़ा मतलब इवेंट है जो अपनी कंट्री के स्किलफुल टैलेंट कल्चर को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है ऐसे प्लेटफॉर्म को यूटिलाइज करके अपने सॉफ्ट पावर को रिप्रेजेंट करना। लास्ट बट द नॉट दिस हमने प्रॉब्लम्स की बात की, क्या क्या इशू एसोसिएटेड हैं, क्या क्या स्कीम्स रन किए गए, लेकिन फर्दर उसके बियॉन्ड भी अभी भी क्या करने की ज़रूरत है इंडिया को जिससे कि वो अपने स्पोर्टिंग इवेंट्स को और बूस्टअप कर सके। तो चाइना का जो एक हमने एग्जांपल लिया था कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है कंट्रीज़ के साथ जो है साइन अप करे इंडिया जो है, जिससे कि एक बेटर इन्वायरमेंट बिल्डअप हो सके। फॉर एग्जांपल जैसे ऑस्ट्रेलिया और यूएसए जो है दे ऑल परफॉर्म वेल इन स्विमिंग, तो इंडिया इन कंट्रीज़ के साथ MOU साइन कर सकता है और अपने जो है एथलीट्स को यहाँ पे ट्रेन करा के एक बेटर एथलीट पूल ऑफ एथलीट्स बिल्डअप कर सकता है। बिसाइड्स दैट केन्या जो कि अभी डिस्कस किया कि काफ़ी मेडल्स जो है रनिंग में दे विन, तो केन्या के असेसमेंट के थ्रू हम अपने एथलीट्स को जो है रनिंग में काफ़ी कुछ ट्रेन कर सकते हैं। और सिर्फ इंडिया ही ऐसा नहीं है कि जो कि अप्रोचअप करे, और फिर रिसेंट जो है चाइना, क्योंकि इंडिया का डोमिनेंस जो आप देखते हो क्रिकेट में कितना ज़्यादा है, तो चाइना ने जो है इंडिया से रिक्वेस्ट किया है कि प्लीज़ असिस्ट अस इन क्रिकेटिंग डेवलपमेंट इन चाइना। तो कोई शर्म की बात नहीं है इंडिया को ऐसा कुछ करने के लिए, तो बाकी कंट्रीज़ के साथ भी वो MOU साइन करके अपने एथलीट्स को ट्रेन अप कर सकता है। चाइना ने भी इंडिया के पहले जो है टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम जो मैंने बताया कि उन्होंने इस स्कीम का यूटिलाइजेशन किया है, और उस स्कीम की स्पेसिफिक उनकी जो इंडिविजुअलिटी ये थी कि उन्होंने सिर्फ कुछ स्पोर्ट्स पे ही फोकस किया था जो कि इस कंट्री के लिए बेनिफिशियल रहा। रेदर देन टारगेटिंग 100 स्पोर्ट्स, आप कुछ 25 निशे स्कीम्स डिटरमिन कर लो जिस पे आपको फोकस अप करना है। उससे क्या होता है कि बेस्ट पूल ऑफ एथलीट्स विल अपीयर, जो कि आप मिनिमलिस्टिक अराउंड 500 अगर एथलीट्स ऐसे जनरेट करते हैं तो उनके बीच में कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट अप होगा और जो कि उनकी जो है परफॉर्मेंस को एड अप करेगा। बिसाइड्स दैट कि इन जो मैंने बताया कि फंडिंग का एक बहुत बड़ा इशू था, तो इन स्पोर्टिंग इवेंट्स में प्राइवेट फंड इन्वेस्टमेंट जो है बूस्टअप करना ज़रूरी है ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप हो। अभी आप देखते हो इंडियन सुपर लीग, कबड्डी लीग, ये सारे कुछ जो कॉर्पोरेट लॉबीज दे हैव नाउ स्टार्टेड इन्वेस्टिंग, तो मोर एंड मोर स्टिल प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। और दूसरा जो है इंडिविजुअल्स का बहुत ही लेसर नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन स्पोर्ट्स की तरफ अपने आप को जो है इंक्लाइन फील करते हैं, तो इन इंडिविजुअल्स में जो इंटरेस्ट को बनाए रखने के लिए अगर कंट्रीज़ अच्छा परफॉर्म करती है तो ये इंडिविजुअल्स मोर एंड मोर इंक्लाइन फील करते हैं। फॉर एग्जांपल आप देख लो 1983 में जब इंडिया वर्ल्ड कप जीती थी, फर्स्ट टाइम इंडिया वोन वर्ल्ड कप, तो मेजॉरिटी ऑफ द यूथ इंक्लाइन टुवर्ड्स दैट क्रिकेटिंग फैटर्निटी। तो अगर बाकी स्पोर्टिंग इवेंट्स में भी अगर इंडिया ऐसा ही परफॉर्म करती है, जैसे आप रेसलिंग फॉर एग्जांपल ले लो, अभी हरियाणा में रेसलिंग जैसे ही मेडल्स आने लगे तो हरियाणा में कितना एक पॉजिटिव लाइमलाइट में रेसलिंग, एवरी सेकंड फैमिली इज़ अ रेसलर, राइट।
तो इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। दूसरा जो है लीडिंग कॉरपोरेट हाउसेस पार्टिसिपेशन, जो आप बड़ी बड़ी फैमिलीज, रिलायंस, मुंबई इंडियंस, इन कंपनीज बड़ी बड़ी जो है कॉरपोरेट लॉबीज इनमें इन्वेस्ट करती हैं, तो बिसाइड क्रिकेट और भी स्पोर्टिंग इवेंट्स में जो है अपने इन्वेस्टमेंट को बूस्टअप कर सकें ताकि स्पोर्टिंग परफॉर्मेंस जो कंट्री का जो बेहतर हो सके। नेक्स्ट जो है इंडिया ट्रिपल पी मॉडल का यूटिलाइजेशन करके स्पोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्टअप कर सकता है एज रिकमेंडेड बाय नीति आयोग, जिससे कि एक वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर स्विमिंग, रेसलिंग और ये सारा कुछ जो है इस पर मतलब बिल्डअप किया जा सकता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो है टैलेंट्स को जो है हम यूटिलाइज कर सकते हैं, उनको फर्दर एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर सकते हैं ताकि वो सिर्फ ऐसा हॉबी ही नहीं, उसको ऐसा नेशनल लेवल पर भी अपने इन स्पोर्टिंग इवेंट्स को रिप्रेजेंट करके अपनी कंट्री का नाम रोशन कर सके। तो ये पूरा आर्टिकल जो है आपकी सॉफ्ट पावर पे फोकस था, मोर पर्टिकुलरली इन स्पोर्ट्स, और उससे भी ज़्यादा स्पोर्टिंग इवेंट्स रिलेटेड टू ओलंपिक्स पे जो है बूस्टअप करने का सारा कुछ ये आर्टिकल डिस्कशन करता है, राइट। अब नेक्स्ट आर्टिकल जो मैंने आपसे बताया कि IR से रिलेटेड है, मोर फोकस ऑन मल्टीलेटरलिज्म, इंडिया पर्सपेक्टिव। और ये जो आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे इसके दो डायमेंशन है, एक तो इंडिया का अपना इंडिविजुअल एंगेजमेंट मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म पे, अलॉन्ग विद दिस ये जो इंडिया का अप्रोच है कैसे UN एजेंसी के साथ कोहिजन सर्व करता है, और UN एजेंसीज़ की इनएफेक्टिविटी जो है इनएफेक्टिविटी कैसे एक रिफॉर्म को नेसेसरेट करती है, और साथ ही कंडीशन करती है कि ये UN असेंबलीज़ या UN की जो बॉडीज़ अपने आप पर रिफॉर्म करें और मल्टीलेटरल अप्रोच लेके आएँ, रेदर देन बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाई वेस्टर्न लॉबीज़ या फिर ऑफ अ रीसेंट जैसे चाइना हुआ, राइट। तो इस आर्टिकल को डिस्कशन करने से पहले सबसे पहले तो बैकग्राउंडर इन्फॉर्मेशन दे दूं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो है वर्ल्ड जो है दो लॉबीज़ में बच गया था, कैपिटलिस्ट जो वेस्ट लेड था और दूसरा USSR लेड हो गया था। आइदर पीपल वेर इन दीज लॉबीज़ और दिस लॉबी, पर इंडिया इंडिपेंडेंस के बाद जो है एक नया ग्रुप फॉर्म करता है जिसको नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट फॉर्म करते हैं कि दे विल नाइदर बी पार्ट ऑफ द कैपिटलिस्ट ग्रुप नॉट USSR, और एक इंडिविजुअल न्यूट्रल पॉलिसी इनकी होगी। हाउएवर एक तो ऑन पेपर ये सारी चीज़ें थी, पर इनका इंक्लिनेशन आप देखोगे USSR की तरफ ज़्यादा था, क्योंकि इंडिया की पोस्ट इंडिपेंडेंस अपने आप को खुद इस्टेब्लिश करने के लिए एक बहुत ही ज़रूरी था कि अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्टअप करें। उनके अपने खुद के एस्पायरिंग ऑब्जेक्टिव्स थे जो कि USSR ने असिस्ट किया। उनकी PSUs इस्टेब्लिश, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, आप देखोगे 1950s में काफ़ी कुछ रिफॉर्म हुआ जिसमें USSR ने काफ़ी असिस्ट किया था। तो मोर और लेस इंडिया जो है एक न्यूट्रल पार्टी थी, बट अभी ग्लोबल करंट सिनेरियो में जो ऐसा हो चुका है कि 1991 में आप देखोगे कि USSR जो है ब्रेक डाउन हो जाता है और वर्ल्ड टू ए लार्जर एक्सटेंट जो यूनिपोलर हो जाती है, जिसमें कि 1990 से लेके 2010 अराउंड तक जो है US का ही डोमिनेशन रहता है। लेकिन ऑफ अ रीसेंट जो है बियॉन्ड 210 चाइना ने अपना ट्रम्पेट बजा दिया है, अपना अराइवल वर्ल्ड स्टेज पे शो अप किया है। बिसाइड्स दैट चाइना के ऑस्ट्रेलिया और उसके बियॉन्ड आप यूरोपियन यूनियन है, इंडिया है, आप एशियन ग्लोबल पॉलिटिक्स, ये सारी कंट्रीज़ जो है एक सेपरेट हब ऑफ पावर बनती जा रही हैं, रेदर देन वर्ल्ड जो पहले इनिशियली जो है दो पावर ग्रुप में बटा हुआ था, अब जो है मल्टीपोलर वर्ल्ड हो चुका है, राइट। तो उसी परप्लेक्स में ये आर्टिकल का डिस्कशन किया गया, और इसका न्यूज़ इसलिए है कि इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जो है अभी उन्होंने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की मीट के लिए USA गए थे, जहाँ पे उन्होंने काफ़ी बाईलेटरल और मल्टीलेटरल डिप्लोमेसी को मतलब रिप्रेजेंट किया है। बहुत सारी बैकग्राउंड पे अलग अलग कंट्रीज़ के साथ नेगोशिएशन, थिंक टैंक इंस्टीट्यूशन के साथ जो है नेगोशिएशन किया है, जो कि रिप्रेजेंट करता है इंडिया के मल्टीपल इंटरेस्ट को। और ये सारे इवेंट जो जैसे डेलीगेट लेवल पार्टिसिपेशन हुआ है 77th यूनियन असेंबली, इससे पहले 2019 में 11 दिन की एक विज़िट थी, जो कि उस टाइम पे 7 थिंक टैंक इंस्टीट्यूशन के साथ इंडिया ने 7 दिनों में जो है काफ़ी कुछ डिस्कशन ऑन वैरायटी ऑफ टॉपिक्स, वैरायटी ऑफ इंटरेस्ट रिप्रेजेंट किया था। और माइंड यू कि इस UN जनरल असेंबली मीट से पहले इंडिया जस्ट अभी शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में पार्ट ऑफ लेके आया हुआ है, जहाँ पे उन्होंने अपना स्टेक और अपना रिप्रेजेंटेशन जो है शो किया है, अपना व्यू, उनका इंडिया का अपना इंडिविजुअलिस्टिक व्यू क्या है।
जो कि ग्लोबल ऑर्डर को मेंटेन कर सके। तो ये जो है इंडिया के मल्टीलेटरल एंगेजमेंट को शो करता है एट अ टाइम कि डाइवर्स प्लेटफॉर्म फ्लोर एंड जो भी प्लेटफॉर्म उन पे अपने इंटरेस्ट को जो है थ्रू मल्टीलेटरल डिप्लोमेसी जो है रिप्रेजेंट करता है, राइट। तो उन इंटरेस्ट के साथ जो है इंडिया के, मैंने जैसे डिस्कस किया कि अपने अपने इंडिविजुअल मल्टीलेटरल इंटरेस्ट, बिसाइड्स दैट यूएन भी एक इनएफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन जो है ऑफ रिसेंट प्रूव अप हुआ है, जिसमें अभी मैं डिस्कस करूँगा कि इंडिया पार्टिसिपेशन एट 77 जनरल असेंबली जो है कॉल्ड फॉर रिफॉर्म मल्टीलेटरलिज्म थ्रू विच यूनियंस नेशन सिक्योरिटी काउंसिल reform itself into more inclusive representing the contemporary realities of the today। आप जैसा जानते हो कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो परमानेंट 5 मेंबर्स हैं जिनको जो है वीटो पावर्स हैं, जो किसी भी डिसीजन पे वीटो अप कर सके। ये P5 कंट्रीज़ अगर आपको रिप्रेजेंट करनी है तो एक्रोनिम जो है फुकरू कंट्रीज़ आप याद कर लेना, फ्रांस, USA, चाइना, रशिया एंड UK। These 5 countries are permanent 5, along with this 10 other member countries जो नॉन परमानेंट मेंबर्स होती है, जो अराउंड 2 years के लिए रिप्रेजेंट इनकी मेंबरशिप होल्ड करते हैं, और इंडिया ऑफ रिसेंट इस नॉन परमानेंट मेंबर का हिस्सा है। लेकिन जो रिसेंट डिबेट चल रही है कि अभी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो है इनकी जो है मेंबरशिप को बढ़ाया जाए और इंडिया को भी जो कि रिसेंट कंटेम्प्रेरी रियलिटीज़ ऑफ द सोसाइटी हैं उसमें इंडिया को भी रिप्रेजेंटेशन दिया जाए। और उसका रीज़न उन्होंने ये बोला है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनका स्टेक्स जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट होता जा रहा है, पॉपुलेशन इज़ राइजिंग, दे आर कंट्रीब्यूटिंग मोर एंड मोर। तो एक ट्रस्ट को बिल्डअप करने के लिए और लीडरशिप रिप्रेजेंटेशन अक्रॉस द वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करे, इसलिए इन काउंसिल का रिप्रेजेंटेशन होना बहुत काउंसिल का मोर रिप्रेजेंटेटिव होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा जो है इस असेंबली की थीम जो थी वो थी वाटरशेड मूवमेंट, ट्रांसफॉर्मेटिव सॉल्यूशन टू इंटरलॉकिंग चैलेंजेस। तो आप पीसीएस का एक प्रीलिम्स का एक हॉट टॉपिक बन सकता है कि थीम क्या थी, तो जस्ट मेक श्योर कि यू आर वेल अवेयर ऑफ दिस टॉपिक। अब इन सारे बैकग्राउंड पे अगर हम यूएन असेंबली को जो एवेल्यूएट करेंगे हाउ इट हैज़ परफॉर्म्ड, और सबसे बेटर जो करंट सिनेरियो में अगर हम डिस्कस करेंगे तो आपने देखा होगा कि रिसेंट कोविड-19 की सिचुएशन में ये एजेंसीज़ कैसे इनएफेक्टिव सर्व हुई थी, और ये इन एजेंसीज़ का जो डोमिनेशन जो है वेस्टर्न पावर्स के थ्रू रहा है, या जो भी P5 कंट्रीज़ रही हैं वो कैसे इनएफेक्टिव प्रूव हुई हैं। उन्होंने जो अपने बॉर्डर्स को जो है क्लोज़ कर लिया, जिससे कि सप्लाई चेन इशू, मतलब मेडिसिन का डिस्ट्रीब्यूशन कहीं पे प्रोडक्ट हो, चाइना में प्रोडक्शन हो तो बाकी जगह पे उनका डिस्बर्सल बहुत ही टफ होने लगा था, जो कि सारी सर्विसेज इंटरप्ट हो गई थी। और उस टाइम पे सबको नेसेसिटी थी कि दिस एजेंसी शुड कम फॉरवर्ड, दिस नेशन शुड कम फॉरवर्ड, और जो वीकर जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनके लिए बहुत ही रिक्वायरमेंट थी। लेकिन इस पर जो है यूएन एजेंसीज और बाकी कंट्रीज़ क्वाइट इनएफेक्टिव प्रिवेल हुए थे। लेकिन आप नोटिस करोगे जो कि ग्लोबल साउथ, मतलब जो कि डेवलपिंग नेशंस इंक्लूडिंग इंडिया, कि उन्होंने कैसा एक क्वाइट अ बेटर लीडर का रोल प्ले अप किया है, जो कि आगे आए हैं रिलीफ एफर्ट्स के थ्रू। वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग में इंडिया ने कैसे वैक्सीन मैत्री के थ्रू ग्लोबली जो वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन का रोल प्ले किया है, और एक पॉजिटिव अपना एक इमेज जो है ग्लोबल स्टेज पे क्रिएट किया है। और ये सारे इवेंट जो हैं एक मोर सूटेबल डिस्कशन को बिल्डअप करते हैं कि यूएन एजेंसीज पे जो है एक स्पेस अल्टरनेटिव लीडरशिप को बिल्डअप करने का इनिशिएटिव लिया जाए। दूसरा जो है यूएन जो है दे हैव फेल टू प्रिवेंट वॉर्स। आप उस देखोगे कि यूएन के फॉर्मेशन के बाद जो वियतनाम वॉर, कोरियन वॉर, इराक, ईरान, मिडिल ईस्ट, इन सारी जगह पे वॉर होते रहे। और फिर रिसेंट सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है रशिया और यूक्रेन की लड़ाई है, कैसे इन यूएन एजेंसीज इनफेक्टिव रही हैं वॉर को प्रिवेंट करने के लिए। और उस बिसाइड्स दैट वॉर तो प्रिवेंट होता ही, एक तरह से पर्सनल ईगो भी इंस्टीट्यूशन में आपने डिस्प्ले ऑफ देखा हो, जो कि सेवरल डेड ब्लॉक्स, अगर कोई रेजोल्यूशन पास अप हो रहा है तो कंट्रीज अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट के लिए उन रेजोल्यूशन के जो है डेड ब्लॉक्स क्रिएट करती रही हैं रेदर देन परसुइंग देयर एजेंडा फॉर ग्लोबल गुड, राइट। तो उन्होंने जो है विद वेस्ट बाइकॉटिंग रशिया, जब अगर मान लो इनका इम्प्लीकेशन ये भी कि वेस्टर्न नेशंस अगर रशिया को बॉयकॉट करते हैं और वीटो प्रोविजंस का जो यूटिलाइजेशन करते हैं, तो वीटो प्रोविजन जो है एक सेंस ऑफ जोक बन चुका है, जो कि कंट्रीज़ अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट, एज मैंने डिस्कस किया, कि उसको सर्व करती हैं। अगर मान लो वेस्टर्न नेशंस हैं तो वो अगेंस्ट
रशिया अगेंस्ट चाइना जो है वीटो पावर एक्सरसाइज करेंगे। इंडिया के अगेंस्ट में अगर कोई इशू है इंडिया के फेवर में, तो चाइना जो आप देखते हो कि हमेशा वीटो पावर जो है एक्सरसाइज करता ही है। तो एक वीटो पावर एक सेंस ऑफ जोक बन चुका है, जो कि कंट्रीज़ अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट को प्रिवेल करती है रेदर देन ग्लोबल ग्रुप। तो इन सब पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखते हुए इन यूएन एजेंसीज और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का रिफॉर्म होना बहुत ज़रूरी है, ताकि एक मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म बिल्डअप हो सके और ग्रेटर रिप्रेजेंटेशन डेवलप हो सके, जो कि डीपर रीजनल लेवल स्टेक्स को बिल्डअप करेगा और ऐसे एडवर्स वॉर लाइक एडवर्स सिचुएशन को जो है प्रिवेंट कर सकता है। नेक्स्ट जो 21st सेंचुरी का सबसे कॉज ऑफ कंसर्न है वो है चाइना का एग्रेसिव राइज, बेलिगरेंस एंड एग्रेशन। एक वॉर लाइक मोड में चाइना है कि एक्सपैंड करना है। इनिशियली आपने देखा था कि उसकी जो है मतलब एम्बिशियस व्यू जो है साउथ चाइना सी और इंडो पैसिफिक रीजन में रहे। आपकी चाइना के बॉर्डरिंग जितने भी आपके फिलीपींस, इंडोनेशिया, वियतनाम, इनके साथ आइलैंड डिस्प्यूट, बॉर्डर डिस्प्यूट, 9 डॉटेड लाइन्स आप देखते हो जिस पे चाइना क्लेम करता है कि उसका अपना एक टेरिटरी है, वो अपना एक क्लेम टेरिटोरियल एक्सपेंशन कर रहा है, साथ ही साथ इंडो एक्सपेंशन। और अब तक यहीं तक लिमिटेड रहा है, लेकिन ऑफ रिसेंट आपने देखा है कि उसके बियॉन्ड वो ग्लोबली एक्सपैंड कर रहे हैं। इंडिया के साथ आपने देखो कि अरुणाचल प्रदेश में से अक्साई चीन में डिस्प्यूट चल रहे हैं, भूटान में जो है डोकलाम पे उनके साथ बॉर्डर इशू। और मोर और लेस चाइना जिन भी कंट्रीज़ के साथ बॉर्डर शेयर करता है या बिसाइड दैट इट इज़ हैविंग इशूज़, हमेशा कुछ ना कुछ क्लेम कर ही रहा है। ताइवान को ऑक्यूपाई करने की बात चल ही रहा है, तो ये जो है एक बहुत ही बड़ा इशू है। अब चाइना का जो ग्रोइंग डोमिनेंस है उससे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है? चाइना क्या कर सकता है? एक मल्टीलेटरल मैट्रिक्स के साथ कर सकता है। आप देख सकते हो कि बिसाइड्स वेस्टर्न नेशंस ने अपना एक लॉबी तो G20 और ये सारा कुछ बनाया ही हुआ है, नाटो। पर अब चाइना की जब इकोनॉमिक माइट बढ़ती जा रही है, लोगों में बाकी कंट्रीज़ में लोन और सारा कुछ डिसबर्सल कर रहा है, तो अपना एक अलग मैट्रिक्स बना रहा है। चाइना अलॉन्ग विथ ईरान, पाकिस्तान और रशिया के साथ एक अलग ग्लोबल मैट्रिक्स बिल्डअप कर रहा है, जो कि वेस्टर्न सिस्टम को बाईपास करके अपना एक इंडिविजुअल पैरेलल सिस्टम जो है बिल्डअप कर सके। डॉलर की जो हेगमनी थी उसको जो है वो टोटली जो है डिसमेंटल करने की कोशिश कर रहा है थ्रू बेल्ट और रोड इनिशिएटिव। आप देख सकते हो कि वो रेवेन्यू जो है चाइना की चाइनीज़ करेंसी है, जो कि अराउंड द वर्ल्ड जो है लोन जो हाई रेट ऑफ लोन जो है बाकी कंट्रीज़ में चाइना जो है प्रोवाइड कर रहा है। और एक न्यू इम्पेरियलिज्म जो नया कंसेप्ट है वो इन चाइना के थ्रू जो है बिल्डअप कर सकता है, तो वेस्ट को सरकमवेंट कर रहा है। तीसरा पॉइंट है कि अगर रशिया का इंटरनेशनल आइसोलेशन अगर ये जो कंट्रीज़ अगर कर रही हैं, साथ ही साथ ईरान के साथ भी मतलब दे डोंट हैव अ बेटर रिलेशन, और यूनाइटेड स्टेट और ताइवान का जो इशू है क्वाइट डिस्कशन रहता है जिससे चाइना अलग चिढ़ा रहता है। तो इससे क्या है, एक आइसोलेटेड वर्ल्ड प्रिवेल कर मतलब बिल्डअप आइसोलेटेड सिस्टम्स ग्लोबली इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे बिल्डअप होगा, जो कि एक कॉज ऑफ कंसर्न है। बिसाइड दैट चाइना की इकोनॉमिक माइट अभी बढ़ती जा रही है, जिससे क्या होता है कि वो चाइना जो है अपने पैसे और इकोनॉमिक माइट के थ्रू जो मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशंस उनको कंट्रोल अप करने लग गया है। उसका सबसे बड़ा एग्जांपल है कि उसने जो अभी यूनाइटेड नेशन की ह्यूमन राइट्स चीफ को जो है काफ़ी प्रेशराइज़ किया है कि वो जो है एक रिपोर्ट जो है जो कि वीगर्स के माइनॉरिटी राइट, वीगर जो चाइना में माइनॉरिटी ग्रुप हैं, जनरली इस्लामिक ट्रेडिशंस को फॉलो करते हैं, उनके ऑपरेशंस और काफ़ी सप्रेस करता है चाइना। और उस रिपोर्ट को पब्लिश करने के लिए जो है चाइना ने जो है काफ़ी यूएन एजेंसीज़ को जो है सप्रेस किया है। नेक्स्ट जो है चाइना के पास अनबैल्ड वीटो पावर है, तो इंडिया के अगेंस्ट में अब मोर ऑन ऑफ एन एवरी नाउ एंड देन जो है आप देखते हो कि वो यूटिलाइज़ करता है। सबसे बड़ा एग्जांपल ऑफ ए रिसेंट रहा है कि यूएस और चाइना लेड इनिशिएटिव रहा, जिसमें साजिद मीर जो एक लश्करी तोयबा का टॉप ऑपरेटिव रहा है, जो कि मुंबई टेररिस्ट अटैक के लिए रिस्पॉन्सिबल था, उसका ऑपरेटिव हेड था, उसकी लिस्टिंग को चाइना ने जो है वीटो पावर कर दिया। तो ये चाइना का ओवरऑल राइज और उससे एसोसिएटेड इश्यूज़ हैं जो मल्टीलैटरल मैट्रिक्स अलॉन्ग विद वेस्ट को कैसे सरकमवेट करके एक पैरेलल सिस्टम बिल्डअप कर सकता है। उसके बिसाइड्स अब ये देखना है कि इंडिया ने अपने मल्टीलैटरल इंटरेस्ट को प्रिजर्व करने के लिए और परपेचुएट करने के लिए क्या क्या एफर्ट्स लिए हैं। तो इंडियाज़ एफर्ट फॉर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल हैज़ ग्रोन पास्ट फ्यू ईयर्स। इंडिया ने जो है G4 कंट्रीज़ के साथ मीटिंग शुरू की। अब G4 कंट्रीज़ क्या हैं? ये वो कंट्रीज़ हैं जो इंडिया के साथ जो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म के लिए
इक्वलेंट स्टेक होल्डर हैं, ये भी अपनी मेंबरशिप को क्लेम कर रहे हैं और इंडिया के क्लेम को जो है असेस कर रहे हैं। बिसाइड्स दैट हाई लेवल डेलीगेशन मीटिंग विद L69 ग्रुप्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। डायरेक्टली दे विल आस्क व्हाट इज L69 ग्रुप। तो L69 ग्रुप जो है एक वास्ट मेंबरशिप है एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, कैरिबियन आइलैंड्स एंड स्मॉल आइलैंड्स के जो डेवलपिंग स्टेट्स हैं उनका जो है एक मेंबरशिप प्लेटफॉर्म है। तो ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज़ का जो है से अगर होगा, इंडिया उनको कन्विंस करने के लिए सक्सेसफुल होता है तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की मेंबरशिप में इंडिया का जो एक क्लेम होगा वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा, जो कि अब डिस्कस किया गया कि वाइडर कंसेंसस बिल होगा जो कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के रिफॉर्म के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अब ऑफ ए रिसेंट फोकस क्या रहा है? India's emphasis on reinvigorated multilateralism coincides with critical juncture of UN-led multilateralism। जैसे मैंने इनिशियली आपसे डिस्कस किया था कि इंडिया का मल्टीलेटरलिज्म जो अभी ओपिनियन है वो यूएन के साथ कोइंसाइड करता है, यूएन की एजेंसीज के साथ, कि उनको भी जो है मल्टीलेटरल अब होना बहुत ज़रूरी है रेदर देन बीइंग अंडर ग्रिप ऑफ आइदर वेस्टर्न नेशंस और ऑफ रिसेंट चाइना के एम्बिट में होने से ज़्यादा अच्छा है कि अपने आप को मल्टीलेटरल बनाएं। क्योंकि कंट्रीज़ जो अगर कोलैबोरेट करती हैं, जो भी ये इंटरनेशनल फोरा जो है फंक्शन करते हैं, तो एक बर्डन शेयरिंग का ऑब्जेक्टिव रहता है जो कि क्वाइट नेसेसिटी नीडेड और है इन मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म्स के लिए। तो यूएन जो है इन प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करके अपने इंस्टीट्यूशनल एम्बिट को रिफॉर्म कर सकता है और बढ़िया बना सकता है। इन पास्ट फ्यू ईयर्स आप देखोगे कि यूएन रिस्पॉन्स टू द ग्लोबल एंड रीजनल इवेंट्स हैव रिक्वायर्ड क्वाइट ए स्पेस फॉर लीडरशिप। जो आर्टिकल डिस्कस करता है कि कैसा यूएन फेल हुआ है कोविड में, रशिया यूक्रेन वॉर में, या अदर जो भी एक्सटर्नलिटीज़ प्रिवेल कर सकती हैं, तो एक वैक्यूम सा क्रिएटेड इन एजेंसीज में और वो क्वाइट एट ए डिस्प्ले है। तो एक फर्दर जो है लार्जर लीडरशिप रोल के लिए जो है काफ़ी नेसेसिटेट नीडेड कंडीशन जो है प्रिवेल करती है और जो है यूएन की जो है इंस्टीट्यूशनल इनेबिलिटी को रिप्रेजेंट करती है। और उसका सबसे बड़ा एग्जांपल जो है रशिया यूक्रेन वॉर, कोविड लेड पैंडेमिक और स्टार्कर डिवीजन बिटवीन कंट्रीज़। जो कंट्रीज़ के बीच में कोई भी कोहेजन किसी भी पॉलिसी के लिए बिल्डअप करना बहुत ही मुश्किल हो रहा है, इसलिए जो है यूएन का रिफॉर्म होना बहुत ही ज़रूरी है। बिसाइड्स यूएन के रिफॉर्म की इंडिया जो अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट को एट द बैक एंड जो है प्रिजर्व कर रहा है, वो कुछ ग्लोबल बाइलेटरल इनिशिएटिव या ट्राइलेटरल इनिशिएटिव है जिस पे इंडिया अपनी वैल्यूज़, अपनी ट्रेडिशन, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ जो भी हैं, इकोनॉमिक इंटरेस्ट, इंडिविजुअल इंटरेस्ट को परपेचुएट करने के लिए मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे जो है पार्टिसिपेशन ले रहा है। उसका सबसे बड़ा एग्जांपल जो क्वाड की ग्रुपिंग है, इंडो पैसिफिक में आप देखते हो ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएसए के साथ कोलैबोरेट कर रहा है ताकि इंडो पैसिफिक रीजन में एक स्टेबिलिटी बिल्डअप हो। बिसाइड्स दैट इंडिया, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका का एक अपना एसोसिएशन, ये डेवलपिंग इकोनॉमीज़, इनकी पॉपुलेशन राइज अप हो रही है, तो इनकी अपनी जो है कुछ कॉमन नेसेसिटीज़ और नीड है रिलेटेड टू एनवायरनमेंट, इकोनॉमी एक्सेट्रा। ब्रिक्स की ग्रुपिंग में इंडिया पार्टिसिपेट करती है, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका जिसके मेंबर्स हैं। बिसाइड्स दैट सेलेक यानी कि कम्युनिटी फॉर लैटिन अमेरिकन कैरिबियन स्टेट्स पे भी इंडिया कोलैबोरेट कर रहा है इन कंट्रीज़ के साथ ताकि अपने स्टेक्स को, अपने रीच को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सके। बिसाइड्स दैट इंडिया कैरिकॉम जो कैरिबियन कम्युनिटीज़ के साथ, वहाँ पे आप देखोगे काफ़ी हिंदू रिलेटेड पॉपुलेशन, हिंदू रिलीजन से फॉलो अप पॉपुलेशन या इंडियन ओरिजिन पॉपुलेशन कैरिबियन कम्युनिटीज़ में काफ़ी ज़्यादा हैं। तो एक नेटवर्किंग बनाने के लिए एक प्लेटफॉर्म काफ़ी यूटिलाइज होता है। बिसाइड द ट्राइलेटरल प्लेटफॉर्म, इंडिया, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, फ्रांस, यूएई, इंडिया, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, ये सारे ट्राइलेटरल प्लेटफॉर्म्स पे इंडिया जो है अपने जो है इंटरेस्ट को डिस्कस करता है और इनके साथ, इन कंट्रीज़ के साथ कोलैबोरेट करता है। और ये सारी चीज़ें इंडिया के एफर्ट्स को अंडरलाइन करती है कि वो एक फ्रेमवर्क बिल्डअप कर रहा है ग्लोबल गवर्नेंस के लिए, राइट। तो इंडिया सिर्फ लॉबीज़ में डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, हमेशा एक आप देखोगे काफ़ी रिसेंट मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से डिस्कशन किया गया था कि आप किस साइड है, अदर वेस्ट और चाइना और रशिया लेड इनिशिएटिव। तो उन्होंने डिस्कस किया था वी हैव आवर ओन इंडिविजुअल इंटरेस्ट। हम वर्ल्ड की जो है 20% ऑफ द पॉपुलेशन इंडिया में रिसाइड करती है, तो हमारे अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट हैं। तो रेदर देन अलाइनिंग विद आइदर ऑफ दीज लॉबीज़ वी हैव आवर ओन स्टेक्स, और इसलिए हम अपने नीड और नेसेसिटी के हिसाब से ग्लोबली किन्हीं भी कंट्रीज़ और किन्हीं भी रीजनल एसोसिएशन के साथ पॉजिटिवली कोलैबोरेट कर सकते हो और एक बेटर ग्लोबल ऑर्डर बेस्ड ऑन डिप्लोमेसी बिल्डअप करके एक
सस्टेनेबल वर्ल्ड को बिल्डअप कर सकते हैं, जो कि हमारी कोर फिलॉसफी है वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि वर्ल्ड इज़ अ फैमिली। इस कंसेप्ट को जो है हम सोल एंड स्पिरिट में जो है एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो पूरा आर्टिकल जो है आपका इस पे जो है मल्टीलेटरल और मल्टीलेटरलिज्म अलॉन्ग विद द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल पे जो है मतलब बेस्ड है। तो आप देख सकते हो कि सारा आर्टिकल, अब इन्हीं आर्टिकल से रिलेटेड जो मैंने बोला था कि हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है, सॉफ्ट पावर इज़ नॉट एन एंड बट अ मीन्स टू एन एंड, डिफाइन द गिवन स्टेटमेंट विद सूटेबल आर्गूमेंट्स। का आप 250 वर्ड्स में एक आंसर लिखिए और कमेंट सेक्शन में या फिर जो भी हमारा व्हाट्सएप ग्रुप अभियान सिविल सर्विसेज का आपको दिया गया है उस पर आप उसको एक्सरसाइज करें और अपने मॉडल आंसर को रिप्रेजेंट करें, ताकि हम उसको एवेल्यूएट करके और नेक्स्ट डे जो है हम आप पे जो है एक वीडियो लेक्चर सीरीज़ डालेंगे जिस पे आपको दिखाएंगे कि एक सूटेबल मॉडल आंसर क्या होगा। नेक्स्ट जो है आईआर का जो टॉपिक मैंने डिस्कस किया, इंडिया एम्फेसिस ऑन री इन्विगोरेटेड मल्टीलेटरल कोइंसाइड्स विद क्रिटिकल जंकर इन द UN लेड मल्टीलेटरलिज्म आर्ग्यू। तो इन 2 क्वेश्चंस पे आप जो अपना मॉडल आंसर लिखिए एंड दिस वर्क, हर दिन का एफर्ट आपका काउंट अप होता है, क्योंकि आपकी नेक्स्ट मेंस के लिए एक अच्छा खासा टाइम है, लेकिन आप डेली प्रैक्टिस करेंगे तो आपको एक बेटर ग्रोथ डे बाय डे मिलती जाएगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक फूड ऑफ थॉट है, गेम ऑफ थ्रोन्स के कैरेक्टर हैं टायरियन लैनिस्टर, इनका ये है, नेवर फॉरगेट व्हाट यू आर, द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड विल नॉट वेयर इट लाइक एन आर्मर एंड इट कैन नेवर बी यूज टू हर्ट यू। आप किसी भी सिचुएशन में हो, पावर्टी में हो, एडवर्सिटी में है, एग्जामिनेशंस में फेल कर रहे हो, उसे शर्म करने की ज़रूरत नहीं है, उसको कॉन्फिडेंटली वियर कीजिए कि मैं चलो बेस्ट एफर्ट डाला डिस्पाइट आई फेल, ताकि सोसाइटी के लोग जो है आपको इसके अगेंस्ट में ना यूज़ कर सके। और अगर आप अपने अंदर में कॉन्फिडेंट होंगे तो सोसाइटी भी फियरफुल होगी और आपकी कॉन्फिडेंट की दाग देगी कि आप जो है एक सर्टेन स्टेज पे जो है अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो टिल देन गुड बाय, होप आपको ये सेशन अच्छा लगा। डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन कि ये इनिशिएटिव कैसा है। टिल देन गुड बाय एंड ऑल द बेस्ट।